Hello my dear students, welcome to online class of physics. In last lectures we have seen that कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर के पैरेलल में रखते हैं तो भी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। आज उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लेने जा रहा हूं। टुडे आई एम टेकिंग अ करंट कैरिंग कॉइल और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, देन आई विल सी व्हाट हैपेंस, राइट। तो यहां पे हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करंट कैरिंग कॉइल in magnetic field. Okay, तो as far as diagram is concerned, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए मैं यहां पे नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी सपोज कर लूंगा एंड आई एम टेकिंग अ कॉइल, राइट। और ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। इस तरफ इसका कौन सा पोल है, साउथ पोल है। अब आप कहोगे कि ये मैंने ऐसे क्यों बनाई है, सो इसको ध्यान से समझ लो। एक्चुअली ये जो कॉइल है ये इस तरह से नहीं रखी गई है बिल्कुल उसके प्लेन में, ये थोड़ा सा ऐसे मैंने किसी एंगल पे दिखाई है, राइट, एट सर्टेन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका एंगल मैं कैसे डिसाइड करूंगा, देखो कोई भी हमारे पास एरिया होता है तो उस एरिया की डायरेक्शन देने के लिए हम उसमें क्या ड्रॉ करते हैं, हम उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी, लेट्स से ये इस तरह से घूम रही है, लेट्स से, अब जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगी तो इसका एरिया वेक्टर भी तो साथ साथ में डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो अब इस कॉइल की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट की डायरेक्शन किसकी हेल्प से दोगे, नॉर्मल की हेल्प से दोगे। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं इसका जो एक्सिस है, लेट्स से दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल, बस रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया है एक्सिस, तो राइट, इसके साथ एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, राइट। दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर जा रहा है, साउथ की तरफ, लाइक दिस, नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेट्स से the angle between the plane of the normal to the plane of the coil, I am repeating, theta is the angle between normal to the plane of the coil and magnetic field। कंफ्यूज मत होना इसको लेके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ करोगे तुम लोग, राइट। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल में करंट पास कर रहा है from P to Q, Q to R, R to S and S to P. What is going to happen? ये चारों आर्म्स के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए इंडिविजुअली। तो सबसे पहले अगर मैं PQ आर्म के ऊपर फोर्स देखता हूं, लेट्स से एट दिस पॉइंट करंट इसमें जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इधर को, कैसे, करंट जा रहा है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस तरफ। तो अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करें तो ये बनेगी ओरिएंटेशन भी नॉर्थ टू साउथ, आई पी से क्यू, नीचे क्यू ऊपर की तरफ। तो थंब किधर है मेरा, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। इसका मतलब ये है कि पी क्यू आर्म किधर को जाने की कोशिश करेगी, अंदर को जाने की कोशिश करेगी, और वो अंदर को, ये परपेंडिकुलरली अंदर को दिखाया मैंने, राइट। अब इनवर्ट्स वाली चीज मैं दिखा नहीं सकता ना, तो उसको ऑब्लिकली दिखाऊंगा तो वो है इनवर्ट, इस बात का ध्यान रखना, राइट। अगर मैं क्यू आर साइड की बात करूं तो क्यू आर साइड के लिए
करंट फ्रॉम Q टू R, फील्ड फ्रॉम N टू S, थंब किधर को है, ऊपर को, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, किस तरफ लगेगी, ऊपर को लगेगी, इसको F1 बोल दिया। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं फोर्स चेक करूंगा, लेट्स से एट दिस पॉइंट चेक करूंगा, तो फोर्स किधर को लगेगी, ऊपर को लगेगी, लेट्स कॉल इट F2, राइट। और QRS पे आ जाओ, करंट नीचे को है, फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, तो थंब किधर को है, बाहर को। इसका मतलब अगर इसके किसी पॉइंट पे हम चेक करें फोर्स की डायरेक्शन, तो फील्ड तो नो डाउट इस तरफ है और फोर्स किधर को है, बाहर की तरफ। लेट्स कॉल इट F3। अब S2P अगर चेक करोगे, FBI मैग्नेटिक फील्ड उधर को, करंट इधर को, तो ये नीचे किधर को बनेगी, नीचे को बनेगी, राइट, लाइक दिस। तो इसका मतलब इस पे फोर्स किधर को लग रही है, नीचे। अब ये सभी फोर्सेस जब अप्लाई हो रही हैं तो लेंथ के तो परपेंडिकुलर ही हो रही हैं। तो अगर आप सभी का मैग्नीट्यूड चेक करो तो वो क्या बनता है, I इस ये जो लूप है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सपोज कर लेते हैं, तो इसकी जो लेंथ है दैट इज PQ, उसको मैं मान लेता हूं A और PS को मान लेता हूं B। तो ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है A और B, राइट। अब ध्यान देना, अगर मैं इसका फोर्स यहां पे चेक करूं तो F2 और F3 को चेक करता हूं, राइट। ये समझ लो, F2 और F4 को चेक करता हूं। पहले मैं F2 और F4 लग तो अपोजिट रही हैं बट ये हैं भी इक्वल। कैसे, F2 और F4 दोनों के लिए करंट कितना है, I, दोनों की डायमेंशन क्या है, SP और QR इक्वल हैं, कितने हैं, B। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कैपिटल B। साइन ऑफ थीटा किस किस के बीच में होता है, ये एंगल होता है किसके बीच में, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब ये इधर को है, लेट्स से इसका प्लेन इधर को है और फील्ड ऊपर को है, तो ये एंगल जो बन रहा है वो तो 90 डिग्री का है ना एट एवरी पॉइंट, राइट। तो वो एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 90 पुट कर दूं तो क्या होता है, IBB, इवन F2 भी F4 भी। तो F2 और F4 जो है वो इक्वल और अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगी। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से SP और QR साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको यहां से क्या कर लेता हूं, इरेज करके सिंपली एक यहां पे लाइन लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू Fleming's left hand rule, force on SP and QR is equal and opposite, even कोलिनियर भी है, राइट। इस पॉइंट पे चेक करोगे तो अगर यहाँ पे इसके लिए नीचे की तरफ है, इसके लिए ऊपर की तरफ है। इस पॉइंट पे चेक करोगे ऊपर, इस पॉइंट पे चेक करोगे इसके बिल्कुल अपोजिट नीचे। तो ये सारी फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो इनका तो नेट इफेक्ट कोई नहीं होगा। लेट्स कम अप टू F1 एंड F3। फोर्स F1 की बात करूं मैं तो ये किधर को लग रही है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये अंदर को लग रही है, इनवर्ड्स। इसकी वैल्यू बनवा दो जरा मुझे, क्या बनेगी, राइट, क्या बनेगी वो, इट विल बी I, क्या फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का, ILB sin theta, where L is the length of the side, theta is the angle between length and magnetic field, right, conductor and magnetic field। तो चेक करो PQ कंडक्टर के लिए करंट कितना जा रहा है उसमें, I, राइट। PQ की लेंथ कितनी है, दैट इज A, राइट। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B, आप समझ गए। और साथ में और क्या ऐड करना है उसमें,
साइन ऑफ थीटा, राइट। साइन ऑफ थीटा किस किस के बीच में एंगल है? साइन थीटा एंगल होता है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, राइट। वो है अपना यहां पे 90, तो वो कितनी आ गई फोर्स? IAB। और ये किधर है? इनवर्ड्स है। किधर है? इनवर्ड्स। इसी तरह से अगर मैं यहां से फोर्स F3 कैलकुलेट करूं तो F3 भी आप चेक कर लो, वो मेरे पास सेम आएगी फोर्स, लेकिन ये किधर वो काम कर रही होगी? आउटवर्ड। इसका मतलब ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रही, बल्कि ये फोर्स ऐसी हैं जो कॉइल के लिए जो PQ साइड है उसके लिए अंदर की तरफ काम कर रही है और इसके लिए बाहर की तरफ काम कर रही है। तो ये इसको क्या करेंगी? रोटेट करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि F1 और F3 ने मिलके क्या बना लिया? कपल ऑफ फोर्स बना लिया। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? फोर्स F1 and F3 are equal and opposite, so they will form a couple. अगर ये कपल बना लेंगी एंड प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस करेंगी? टॉर्क पैदा करेंगी। अब अपने को टॉर्क निकालना आता है। टॉर्क क्या होता है? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चलता कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स। ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर हम PQ की बात करें तो फोर्स अंदर को लग रही है, QR की बात, RS की बात, SR की बात करें तो फोर्स बाहर को लग रही है। इसको अगर तुम टॉप से देखो ना, ऐसे टॉप व्यू जाके, ये तो फ्रंट व्यू है जो तुम अभी देख रहे हो, अगर इसका टॉप व्यू देखो, ये मैंने कौन सा दिखाया आपको? फ्रंट व्यू। अगर इसका टॉप व्यू देखो तो तुम्हें कैसा नजर आएगा? इसका टॉप व्यू तुम्हें कुछ इस तरह से नजर आएगा, राइट। जिस पे ये पॉइंट आपका Q, लेट्स से दिस इज R। अब इस एज पे फोर्स अंदर को लग रही है। अब अंदर को तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, तो अपवर्ड दिखाना पड़ेगा जब तुम टॉप से देख रहे हो। R के लिए फोर्स बाहर को लग रही है। अब 3D में उसको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, तो यहाँ तुम्हें देखने से क्या लगेगा? नीचे लग रही है। तो ये बेसिकली मेरे F1 और F3 है, और ये इनकी क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। इनके बीच में मुझे एंगल कितना चाहिए? इनके बीच में मुझे कौन सा डिस्टेंस लेना है? इनके बीच में मुझे डिस्टेंस लेना है ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। कौन सा वाला? ये वाला। मीन्स आई कैन गिव इट अ नेम QR, let's call it X, या let's call it U। मुझे UR डिस्टेंस चाहिए। तो आइदर फोर्स तो मेरे को पता है कितनी है, दैट इज I, कोई भी ले लो, दोनों तो इक्वल है, A B, ये हो गई आइदर फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मेरा? UR। तो इस UR की वैल्यू भरनी है। अब UR की वैल्यू निकालूं कैसे? मुझे QR तो पता है कितनी है, QR यहां पे लिखा हुआ था हमने, दैट इज B। कितनी है वो? B है। ये कैसे निकालूं? प्रॉब्लम तो इसकी है। निकाल लेते हैं इसको भी किसी तरीके से। कैसे निकालेंगे? अब ध्यान दो, ये नॉर्मल टू द कॉइल था, और ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इनके बीच में एंगल कितना था? थीटा। क्या इस थीटा एंगल को मैं यहां पे लिख सकता हूं? बता दो एक बार। कैसे लिखा? एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द सेम एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। नॉर्मल के परपेंडिकुलर कौन है? ये वाली QR लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन है? ये डॉटेड लाइन। तो जितना एंगल N और B के बीच में, उतने एंगल इन दोनों के
बीच में होगा। दिस इज थीटा, यू आर आप निकाल के देखो क्या आएगी, बी साइन थीटा, वही पंडित बद्री प्रसाद वाला लगा के। तो यू आर की वैल्यू अगले उसमें भर देंगे, आई ए बी इंटू आ गया बी साइन थीटा। नाउ चेक कि ये जो ए है ये लेंथ हो गया, ये बी क्या हो गया, ब्रेड्थ। व्हाट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट्स एरिया, यानी कि ये बन गया आई ए बी साइन ऑफ थीटा, राइट, आई ए बी साइन ऑफ थीटा। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हो इस कॉइल की तो क्या बनेगा, एन आई ए इंटू बी साइन थीटा, राइट। अब ये जो टर्म है ना n इंटू आई इंटू ए, अगले चैप्टर में मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करूंगा कि n इंटू आई इंटू ए जो है ये बेसिकली तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल है यहाँ पे m, बात समझे। तो उसी तरीके से यहाँ पे एम डी साइन थीटा बन जाएगा, यहाँ पे साइड पे लिख देना है m क्या है, एन आई ए, और नाम क्या है इसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये बन गया इसका स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला टॉर्क का। अगर वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बनेगा। तो यहां से क्या पता चलता है कि टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो m वेक्टर और b वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, राइट। m वेक्टर और b वेक्टर जो होंगे उनके प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगी, राइट। आगे इसके कोई न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे इसको सॉल्व करेंगे, ओके। अब मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क निकालना हो तो कैसे देखोगे, देखो मैक्सिमम टॉर्क तब लगेगा जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू मतलब ऐसी होगी कि साइन थीटा मैक्सिमम रिजल्ट दे। साइन थीटा मैक्सिमम रिजल्ट कितना देता है, 1, और कितने एंगल पे देता है, 90 डिग्री पे। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा व्हेन थीटा इज 90। थीटा इज 90 का मतलब है कि अगर फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो उसमें कॉइल बिल्कुल ऐसे पड़ी है, राइट। कॉइल बिल्कुल कैसे पड़ी है, इस तरह से। अगर कॉइल इस तरह से होगी तो इसका नॉर्मल या तो आपकी तरफ होगा या उस तरफ होगा, राइट। सपोज इस तरह से है इसमें नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल है ये बाहर की तरफ है, फील्ड इधर को जा रहा है इन दिस मैनर। तो ये देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस केस में आपके पास मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, मींस जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो टॉर्क क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। इस बात को आप याद रखना। मिनिमम कब लगेगा, जब थीटा कितना होगा, 0 या 180। 0 या 180 का मतलब है कि ये जो कॉइल है इसका जो नॉर्मल है ये 0 एंगल बन रहा है और फील्ड जा रहा है उधर को, तो ये कॉइल जब ऐसे पड़ी होगी, इस तरह से पड़ी होगी कॉइल जब, राइट, या कॉइल इस तरह से पड़ी, राइट। तो जिस तरफ फील्ड जा रहा है उसी तरफ कॉइल का n वेक्टर है, तो दोनों पैरेलल, या फिर कॉइल पड़ी होगी ऐसे, मतलब दोनों एंटी पैरेलल, उस केस में टॉर्क क्या लगेगा, मिनिमम। यानी कि जब कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, अगर फील्ड ऐसे जा रहा है ना नॉर्थ से साउथ, तो कॉइल ऐसे पड़ी है या ऐसे पड़ी है, तो उस पर मिनिमम टॉर्क लगेगा। और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब कॉइल ऐसे पड़ी है, राइट, इन द पैरेलल प्लेन। तो टॉर्क के ये जवाब भी हमने यहां पे डिस्कस कर लिए, राइट। चलिए अभी इस टॉपिक में से एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन निकल के आती है। वो एप्लीकेशन क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। उस गैल्वेनोमीटर को हम क्या करते हैं, लैब में यूज करते हैं स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगला टॉपिक हम इसको यूटिलाइज करके पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अगला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में देख लेते हैं। डायग्राम्स आपके सामने हैं, ये जैसे जैसे मैं डेवलप करूंगा टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए क्या, स्मॉल करंट्स इन द सर्किट। किसी सर्किट के अंदर हमारे पास करंट होंगे
कोई करंट फ्लो कर रहा है उसको चेक करने के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अब किसी भी डिवाइस का प्रिंसिपल जरूर होता है, तो यहाँ पे ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसका हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, इसको चेक करेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दरअसल होता क्या है, एक कॉइल होती है, इस कॉइल के टर्मिनल्स को जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो टर्मिनल्स के थ्रू करंट फ्लो करके कॉइल में आ जाता है। कॉइल किसके बीच में रखी होती है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और ये क्या करती है, रोटेट करती है। जब कॉइल रोटेट करने की कोशिश करेगी तो उसके साथ जुड़ा हुआ पॉइंटर जो कि आगे स्केल के पास रखा होता है, ये पॉइंटर भी मूव करेगा और स्केल से क्या देगा, हमें रीडिंग देगा। तो इसका प्रिंसिपल वही है जो पिछले आर्टिकल का था, ए करंट कैरिंग कॉइल experiences a torque in magnetic field। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। यही टॉर्क उसको घुमाती है। तो इसकी एक बार क्या देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैं इसको डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो एक कॉइल है जिसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा गया है। एक कॉइल है जिसको एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या किया गया है, लपेटा गया है। एक कॉइल इज wound on a soft iron core which is jeweled in a bearing। jeweled in a bearing का मतलब होता है कि नीचे एक प्लेटफॉर्म देके आगे से ये शार्प होती है, इसको इसके ऊपर फिक्स किया होता है ताकि इसके अबाउट ये घूम सके, लाइक दिस, राइट, इस तरह से ये घूम सके। तो ये इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट। इसके बाद ये कॉइल के जो एंड्स हैं दे एक्ट एज टर्मिनल्स, और यहां पे हमने एक स्प्रिंग अटैच किया होता है। वो स्प्रिंग एक एलॉय का बनता है, वो एलॉय का नाम है फॉस्फर ब्रोंज। इसमें टिन, कॉपर ऐसे और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। फॉस्फर ब्रोंज एलॉय, यू कैन गूगल इट और इसको देख लेना कि इसमें कौन कौन सी चीजें कितने परसेंट होती हैं, हालांकि दैट विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो फॉस्फर ब्रोंज एलॉय से बना हुआ एक बाल जितना पतला, हेयर लाइक स्प्रिंग का मतलब बाल जितना पतला स्प्रिंग होता है। ये स्प्रिंग किस काम आता है थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, राइट। उसके बाद ये सारे सेटअप को मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है। उन मैग्नेट्स की खासियत क्या है कि एक तो ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, दूसरा इनके जो पोल्स की शेप है वो फ्लैट नहीं है, दे आर कॉनकेव शेप्ड, मतलब इस तरह से। सामने से देखोगे तो ऐसे, जैसा कि नीचे वाली डायग्राम में नजर आ रहे हैं, इधर से देखोगे तो ऐसे लगेंगे ये, राइट। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, राइट। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग पे। लेकिन कंस्ट्रक्शन में मैं एक चीज और समझा देना चाहता हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों इस्तेमाल की गई। एक्चुअली ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसकी परमेबिलिटी हाई होती है। अगर परमेबिलिटी हाई होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या बनेगा, सेंसिटिव बनेगा, राइट। हमें गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव ही बनाना होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्प्रिंग है, ये तो मतलब आपको बता देता हूं कि लगाया क्यों जाता है कि सपोज करंट के एंटर होने से कॉइल घूम गई, तो कॉइल घूमेगी तो पॉइंटर भी कहीं और चला जाएगा जीरो से, उसको वापस अपनी जगह पे लाने का काम किसका होता है, इसी फॉस्फर ब्रोंज हेयर स्प्रिंग का होता है। लेकिन ये पूछा जाता है कि फॉस्फर ब्रोंज ही क्यों, कोई और चीज क्यों नहीं।
तो जो फॉस्फर ब्रोंज होता है इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो इसको रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट बहुत ही कम इसमें प्रोड्यूस होता है, राइट। जो इसका रीस्टोरिंग टॉर्क है वो मिनिमम होता है, मतलब इसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए बहुत कम टॉर्क चाहिए। अगर आपने कोई और मटेरियल यूज कर लिया, उसका रीस्टोरिंग पर यूनिट ट्विस्ट ज्यादा होगा तो उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा, राइट। दूसरा, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होगा तो इसको जंग नहीं लगेगी जल्दी, ठीक है। तीसरा, इसका टॉर्सन कांस्टेंट क्या होता है, स्मॉल होता है। टॉर्सन कांस्टेंट आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। वैसे +1 में पढ़ा है, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ते थे ना कि स्प्रिंग को खींचना है, राइट। तो वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स कितनी लगा रहे हैं, दूसरा उस स्प्रिंग की हार्डनेस या सॉफ्ट स्टिफनेस पे। तो वही यहां पे टॉर्सन कांस्टेंट काम कर रहा है, राइट। दूसरा, चौथा क्या है, कंडक्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है इसमें। पांचवा, नॉन मैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। कंडक्टिंग का फायदा इसलिए है कि कॉइल में से होके ही स्प्रिंग में जाना है करंट, राइट। तो ये सारे फायदे हैं फॉस्फोरस ब्रोंज यूज करने के। फिर पूछा जाता है कि कोर जो है सॉफ्ट आयरन की तो है, एक तो सिलेंड्रिकल क्यों है। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोल्स हैं वो कॉनकेव शेप के क्यों हैं। इन दोनों का काम मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अब तो आपको यहां से सर्कल ही दिखेगा ना, वैसे ये क्या है, सिलेंडर है, पर ऐसे दिखाऊं तो क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। चाहे तो सर्कल का रेडियस बोल दो, चाहे सिलेंडर का रेडियस बोल दो, बात तो एक ही है, मतलब फॉर्मूला वाइज नहीं, वैसे स्ट्रक्चर वाइज। जो इस सर्कल का जो आपको दिख रहा है इधर, इसका रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द रेडियस काम करे उसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए। देखो, आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि अगर करंट 1.5 गुना बढ़े, पॉइंटर उसी टाइप से आगे हो। अगर करंट 2 गुना बढ़े तो करंट जो है, जो पॉइंटर है वो उसी मैनर में, उसी अमाउंट से आगे हो। मतलब जो पॉइंटर का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो करंट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, राइट। ज्यादा करंट तो ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट तो कम डिफ्लेक्शन। अभी पॉइंटर का डिफ्लेक्ट करना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, अभी निकालेंगे वो फैक्टर्स। उनमें से एक फैक्टर क्या होगा, एंगल बिटवीन कोर, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कोर या नॉर्मल टू द कॉइल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ रहेगी, इस कॉइल को घूमना है। तो अभी आपके सामने आ जाएगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए। करें इसको डेवलप आगे, ये पॉइंट्स क्लियर हैं, राइट। दोबारा भी करवाऊंगा इसके क्वेश्चन, डोंट वरी। इसके बाद आता है इसकी थ्योरी और वर्किंग क्या है, उसको समझते हैं। थोड़ा इस तरह से करने वाला टॉपिक है, सो लेक्चर में गो लिटिल लॉन्ग, टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलिए, तो आगे डिस्कस करते हैं इसकी थ्योरी और वर्किंग। देखो, जब करंट फ्लो करेगा उसमें कॉइल में तो टॉर्क कितना होगा, लेट्स से n नंबर ऑफ टर्न्स है यहां पे, ni a b
साइन ऑफ थीटा, where theta is the angle between normal to coil and magnetic field. राइट, अभी मैं क्या करता हूं, इसको अभी नहीं 90 भरता, आपके साथ ऐसे ही रखता हूं ताकि उस क्वेश्चन का जवाब आंसर आ जाए आपके पास। जब ये टॉर्क पैदा होगा कॉइल में तो कॉइल घूमेगी, जब कॉइल घूमेगी तो ये जो फॉस्फर ब्रोंज स्प्रिंग है ये टाइट हो जाएगा, ये टाइट हो गया तो इसके अंदर क्या पैदा हो गया, क्या हो जाएगा, ये फॉस्फर ब्रोंज स्प्रिंग जो है ये टाइट हो जाएगा। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चाबी वाले खिलौने की चाबी भरते हो या घड़ी की चाबी भरते हो तो स्प्रिंग क्या हो जाता है, टाइट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या पैदा करेगा, उसको अपनी जगह पे वापस रीस्टोर करने के लिए एक रीस्टोरिंग टॉर्क भरेगा। वो जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक तो टॉर्सन कांस्टेंट पे, के यहां पे क्या है, टॉर्सन कांस्टेंट, टॉर्क पर यूनिट एंगल, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, कितनी डिफ्लेक्शन हुई है, टॉर्क कितना ज्यादा पैदा होगा, जितना वो स्प्रिंग सॉफ्ट या हार्ड होगा उसके हिसाब से, दूसरा कितना घूमी है, जितना ज्यादा घूमेगी उतना ज्यादा टॉर्क पैदा होगा, राइट। तो अल्फा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, किसकी डिफ्लेक्शन, कॉइल की डिफ्लेक्शन। तो इक्वेशन 1 भी आपको टॉर्क दे रही है, इक्वेशन 2 भी टॉर्क दे रही है, दोनों को इक्वेट कर दो, एन आई बी ए साइन थीटा इज इक्वल टू के अल्फा। यहां से अगर आप चेक करो तो आई आपका किसके इक्वल आ जाएगा, के बाय एन आई बी, के बाय एन बी ए साइन थीटा, ऊपर रहेगा अल्फा। इस फॉर्मूला को ध्यान से देख लो, के टॉर्सन कांस्टेंट, कांस्टेंट है, फिक्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स जितनी शुरू में ले ली आपने, मैग्नेटिक फील्ड जितना प्रोवाइड करना था मैग्नेट्स ने कर दिया, एरिया ऑफ द कॉइल जितना रखना था रख लिया। अब करंट और डिफ्लेक्शन की अगर लीनियरिटी बनाए रखनी है कि करंट को जितना गिवन है उससे दुगना कर दो तो डिफ्लेक्शन भी उस अकॉर्डिंगली बढ़नी चाहिए, करंट को 3 गुना कर दो तो डिफ्लेक्शन भी उस अकॉर्डिंगली बढ़नी चाहिए। कौन आपके रास्ते का पत्थर बन रहा है, ये साइन थीटा फैक्टर। अब क्या साइन थीटा प्रोपोर्शनैलिटी में साथ साथ नहीं चल सकता, नहीं, क्योंकि सभी एंगल्स के लिए इसकी जो वैल्यूज होती हैं उनमें गैप सेम थोड़ी होता है, राइट। ये कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन फंक्शन थोड़ी है कि अगर एंगल 2 गुना बढ़ेगा तो वैल्यू भी 2 गुना बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। तो इसका मतलब ये साइन थीटा फैक्टर को यहां से चले जाना चाहिए। साइन थीटा फैक्टर कब जाएगा, और साथ में टॉर्क भी ज्यादा पैदा हो ताकि गैल्वेनोमीटर क्या रहे, सेंसिटिव। ऐसा ना हो ना कि उसमें इतना कम, मतलब आपके पास करंट बहुत कम है सर्किट में लेकिन है, आपने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया, वो रीडिंग ही नहीं दे रहा, सर्किट में करंट है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग नहीं दे रहा, क्यों, वो करंट इतना कम है कि इसमें टॉर्क नहीं पैदा कर पा रहा। तो इसका मतलब ये है कि अपने को टॉर्क भी ज्यादा पैदा करना है ना, टॉर्क ज्यादा पैदा करना है तो साइन थीटा फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। साइन थीटा फैक्टर की अगर मैक्सिमम वैल्यू लेनी है वो होती है 1, और कब, जब थीटा क्या होता है 90। इसका मतलब इस फैक्टर का 90, इस फैक्टर का 1 होने के लिए थीटा का 90 होना जरूरी है। तो हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल है इसको हमेशा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है उस तरफ, राइट। और इस कॉइल को मैं पैरेलल रख दूंगा उसके फील्ड के,
तो इस कॉइल का नॉर्मल कौन होगा, ये आपकी तरफ या आपसे अपोजिट, राइट। दोनों ही केसेस में ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये थीटा 90 होगा। ये फैक्टर यहां से चला जाएगा, टॉर्क भी मैक्सिमम दे जाएगा और लीनियरिटी भी बनाए रखेगा। तो स्केल यहां से क्या रहता है, लीनियर रहता है। स्केल लीनियर रखने के लिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वो अचीव कैसे करते हैं, जो कोर है उसको सिलेंड्रिकल लेके और जो मैग्नेट के पोल्स हैं उनको कॉनकेव लेके मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाए रखते हैं, विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस। तो मतलब समझ में आ गया। अब साइन थीटा अगर 90, थीटा 90 है तो साइन थीटा और साइन 90 हो गया 1। तो यहां से मेरा आई जो है वो के अपॉन, या आप यहां पे कह लो इसको के अपॉन एन बी ए, साइन 90 तो 1 हो गया अल्फा। अब इस वेक्टर की तरफ ध्यान दो, ये तो सारे कांस्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इसको ना मैं कैपिटल जी के साथ डिनोट करता हूं। इसको मैं कैपिटल जी के साथ डिनोट करता हूं। कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट वैल्यू नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। क्या बोलते हैं इसको, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट को डिफाइन कैसे करते हैं, करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन स्केल डिफ्लेक्शन। करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन स्केल डिफ्लेक्शन। ये देखो, ये पॉइंटर है, इसको एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग पे लेके जाना है, तो उसके लिए कितना करंट लगेगा, दैट इज नोन एज फिगर ऑफ मेरिट। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, के एंड बी ए के ऊपर। इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां से क्या आ जाता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। इसका मतलब जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन, किसकी, कॉइल की, उतना ज्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये पेपर में शो करना आता है कि प्रूव दैट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जितना करंट उतनी डिफ्लेक्शन। ये सिंपल सा प्रूफ है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, बराबर रखना, आई और ये टर्म निकालनी, इसकी वैल्यू 90 पुट करनी। क्यों, फील्ड रेडियल है, क्यों, स्केल लीनियर चाहिए, राइट। ये चीज आ गई आपके पास। आगे डिस्कस करते हैं फिगर ऑफ मेरिट। आसान है ना, अभी एक बार बेसिक समझ लिया तो मुश्किल नहीं लगेगी। ये सारा इरेज कर देता हूं मैं, और जो काम का बस वो रख लेते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं फिगर ऑफ मेरिट। डेफिनेशन इसकी कई बार 1 मार्क में पूछी गई है। करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन स्केल डिफ्लेक्शन या वन स्केल डिवीजन डिफ्लेक्शन। एक स्केल डिवीजन डिफ्लेक्शन पैदा करने के लिए कितना करंट चाहिए, उसको फिगर ऑफ मेरिट बोलेंगे। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आई अपॉन अल्फा, या फिर ये किसकी जगह पे पुट हुआ था, ये पुट हुआ था के अपॉन एन बी ए की जगह पे, राइट। फिगर ऑफ मेरिट की यहां से यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर पर यूनिट। यहां पे डिग्री भी आ सकता है, डिफ्लेक्शन रेडियन में हुआ तो रेडियन आ जाएगा, राइट। आगे क्या डिस्कस करते हैं, सेंसिटिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी से हमारा क्या मतलब है। एक गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कब कहा जाता है, व्हेन इट गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट्स। अरे किसी बंदे को आप सेंसिटिव कब बोलते हो, ऐसे उसको थोड़ा सा भी कुछ कहो तो मतलब रिएक्ट करता है उस पर बहुत ज्यादा। तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा, थोड़ा सा करंट दो तो भी बहुत ज्यादा रिएक्शन दे, मतलब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, तो उसको क्या बोलेंगे,
सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बोलेंगे। अब गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी दो तरह की होती है, एक तो करंट सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम, इसको IS लिख, आई, हाँ IS लिख सकते हैं। S स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी, I स्टैंड्स फॉर करंट। तो जो करंट सेंसिटिविटी है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि यूनिट डिफ्लेक्शन पैदा करने के लिए कितना करंट चाहिए, दैट इज नोन एज कितना डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है कितना करंट देने से, वही आपको करंट सेंसिटिविटी बताएगा ना, कितना डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है कितना करंट देने से, वही सेंसिटिविटी बताएगा। आगे अल्फा अपॉन आई कितना आ जाएगा, दैट विल बी NBA बाय K। इसका मतलब अगर आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दो, लूप का एरिया ज्यादा कर दो, या टॉर्शन कांस्टेंट कम कर दो। बात समझ में आई? इसी तरह से दूसरी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं VS के साथ, कितनी डिफ्लेक्शन पैदा होगी कितनी वोल्टेज देने से। अभी अपने को पता है बाय ओम्स लॉ V किसके बराबर होता है, IR के। आगे अल्फा अपॉन आई की वैल्यू तो अपने को ऑलरेडी पता थी, NBA बाय KR, राइट। तो इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, K को कम कर दो, रेजिस्टेंस, राइट। एक चीज देख रहे हो आप यहां से, वो क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है NBA बाय KR है, इसमें NBA बाय K किसके इक्वल है, करंट सेंसिटिविटी के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो करंट सेंसिटिविटी बाय R के बराबर है? हाँ, कहा जा सकता है सर। अभी बोर्ड CBSE यहां से क्वेश्चन पूछता है, बड़ा ट्रिकी, अभी बता देता हूं। कहता किसी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दी हमने, किसी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बढ़ा दी हमने, IS बढ़ा दी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि VS भी बढ़ेगा? कैन वी से दैट विद इंक्रीज इन IS VS इज गोइंग टू इंक्रीज सर्टेनली? क्या IS के बढ़ाने से VS भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी है? आइए देखते हैं। IS को कैसे बढ़ाओगे? सबसे आसान तरीका होता है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के कर। नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ानी है तो तार लगेगी लंबी, N बढ़ाना है तो तार लगेगी लंबी, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप बढ़ाने चले थे करंट सेंसिटिविटी, क्या बढ़ा के, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, जिसके लिए आपको तार की लंबाई बढ़ानी पड़ी। अगर तार की लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ गया। आप सिर्फ ऊपर वाले फैक्टर के साथ खेल रहे थे, IS के साथ, R ऑटोमेटिकली बढ़ गया, तो VS बढ़े ऐसा कोई जरूरी नहीं, कम हो सकता है, राइट, या अनचेंज रह सकता है। सो द इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी does not mean the voltage sensitivity will increase certainly। इस बात का जवाब आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अभी ये तो पता चल गया कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, राइट। अब सेंसिटिविटी के फैक्टर्स कौन से हैं, वो तो वहीं से पता चल गया, NBA और K। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा एरिया ऑफ द कॉइल, चौथा टॉर्सन कांस्टेंट, राइट। अब अगर आपको सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है
चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर अपना क्या हो, सेंसिटिव हो। टू इंक्रीज सेंसिटिविटी क्या क्या तरीके बचते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कर दो, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा दो, या टॉर्सन कांस्टेंट को क्या कर दो, कम कर दो। ये 4 तरीके हैं, राइट। टॉर्सन कांस्टेंट कम चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, फॉस्फर ब्रोन्स, क्योंकि उसके लिए टॉर्सन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। एग्जाम में ज्यादातर हमें ये डायग्राम बनानी होती है, लेकिन इसको भी आप दिमाग में रखना, चाहे तो आप अपने नोट्स में इसको साथ में डेवलप कर लेना, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।